तो आज हम लोग संविधान सभा पर चर्चा करेंगे। तो संविधान सभा में सबसे पहले जो गांधी जी ने मांग रखी थी संविधान सभा का एक संविधान सभा बनाई जाए, वो 1922 में एक आंदोलन चला था। कौन सा आंदोलन? यानी जो 1920 से लेकर 22 तक चला, असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन आपने देखा 1920 1 अगस्त को शुरू हुआ और 1922 में 5 फरवरी को पहले एक घटना हो गई, चौरी चौरा कांड हो गया। और चौरी चौरा कांड होने के बाद 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया। तो असहयोग आंदोलन जैसे शुरू हुआ, कौन ऐसे नेता थे जो जिनकी मृत्यु हो गई? कौन मर गया? बाल गंगाधर तिलक, उनकी मृत्यु हो गई। यानी गांधी जी तो मांग 1922 में ही कर लिए, लेकिन पहली बार मतलब संविधान सभा का गठन होना चाहिए, ये अंग्रेजों ने स्वीकार किया था 1940 में। कौन सा प्रस्ताव आया? अगस्त प्रस्ताव 1940 में आया। गांधी जी ने उसको मतलब अंग्रेजों ने मान लिया, हाँ आपकी बात हम सहमत। वो भी मजबूरी माने, क्योंकि 1939 से लेकर 1945 तक दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था। द्वितीय विश्व युद्ध में ये घटना घट गई। तो मतलब 1940 में जब अगस्त प्रस्ताव आया, तो उस समय जो भारत के वायसराय थे लॉर्ड लिनलिथगो, तो लॉर्ड लिनलिथगो ने महात्मा गांधी के सामने प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि ठीक है, आप जो पहले मांग कर रहे थे संविधान सभा का, वो अब हम स्वीकार करते हैं, और एक संविधान सभा का गठन होगा और उसमें मुख्य रूप से भारतीय होंगे। एक सुनते मात्र गांधी जी के दिमाग ठनका कि मुख्य रूप से भारतीय होंगे, एक मतलब एनहू से भी रही हैं। तो उनके गांधी जी ने सोचा क्या करें, जब हम लोग अपने देश के लिए संविधान बनाना, आप लोग इसमें क्या करेंगे भाई। इसलिए गांधी जी ने उस प्रस्ताव को क्या किया? ठुकरा दिया, अस्वीकार कर दिया। ठीक। तो इसके बाद आप जानते हैं क्रिप्स मिशन कब आया? 1942 में। यानी क्रिप्स मिशन 1942 में आया। उस समय इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल, उनके ऊपर कई देशों का एक दबाव पड़ा कि किसी न किसी हालत में हम दूसरा विश्व युद्ध जीतना है। इसलिए जो इंग्लैंड के सहयोगी देश थे, जैसे अमेरिका हुआ, ऑस्ट्रेलिया हुआ, चीन हुआ, ये सब इंग्लैंड पर दबाव बनाए कि भारत के आदमी के लेके अब तबियत लड़ा जाए। अब भारत वाले मानते नहीं रह जाए खाते, तो एक मिशन भेजे, क्रिप्स मिशन 1942 में। तो जब भेज दिया तो यहाँ पर उसके अध्यक्ष थे स्टैफोर्ड क्रिप्स, वो आए। लेकिन जब 1942 में क्रिप्स मिशन आया तो गांधी जी उसको क्या कहा? पोस्ट डेटेड चेक का, कि यह ऐसा चेक है जिसका डेट अब एक्सपायर हो गया है। मतलब चेक जो करता है वो 3 महीने के लिए ही वैलिड होता है, उसके बाद नई डेट उसमें भरना पड़ता है। लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने क्या कह दिया है? उत्तर दिनांकित चेक या पोस्ट डेटेड चेक। तो गांधी जी ने कहा, जवाहरलाल नेहरू ने कहा टूटते हुए बैंक का पोस्ट डेटेड चेक। कैबिनेट मिशन कब आया? 1946। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो कैबिनेट मिशन 1946 में अध्यक्ष पैथिक लारंस थे। स्टैफोर्ड क्रिप्स और ए बी अलेक्जेंडर 2 लोग सदस्य थे। इस यानी कैबिनेट मिशन के आधार पर ही यह निश्चित किया गया कि टोटल 389 सदस्य होंगे।
टोटल सदस्यों की संख्या 389 होगी। 389 में 296 निर्वाचित होंगे जो विभिन्न प्रांतों से आएंगे, और 93 सदस्य जो होंगे 93 वो कहाँ से रहेंगे? हाँ, जो राजा थे यहाँ इधर उधर बहुत सारे छोटे मोटे राजा थे वो लोग रहेंगे। कितने लोग? 93, और 296 लोग निर्वाचित होंगे। तो एक क्यों कैसे निश्चित हुआ कि 389 ही रहेंगे, 400 निश्चित क्यों नहीं हुआ? क्योंकि 10 लाख जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि का प्रावधान किया गया, और उस समय भारत की जो जनसंख्या थी लगभग 40 करोड़, लगभग 40 करोड़। अब तो आप जानते हैं 2011 में 121 करोड़ हो गई थी, अब तो हमको लग रहा है 140 करोड़ हो गई होगी। यानी 1946 में 40 करोड़ थी, अभी 2024 चल रहा था 140 करोड़ के आसपास हो गई होगी। तो संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946। तो जब पहली बैठक हुई तो कोई अध्यक्ष पहले से निश्चित नहीं था कौन करे, तो अध्यक्ष किसको बनाया गया? सच्चिदानंद सिन्हा। ये सबसे वरिष्ठ थे, ज़्यादा उम्र हो गई थी, इसलिए इनको क्या बना दिया गया? अध्यक्ष बना दिया गया। लेकिन इसमें क्या हुआ कि मुस्लिम लीग पहले दिन आई नहीं, इसलिए विंस्टन चर्चिल जो था उन्होंने संविधान सभा को क्या कहा? बिना दुल्हन की बारात कहा, बिना दुल्हन की बारात। भाई इसमें कांग्रेस तो आई है, कांग्रेस कुल 208 सीट जीती थी, अब मुस्लिम लीग कितनी जीती? मुस्लिम लीग 73 सीट मुस्लिम लीग जीती थी। अब 11 दिसंबर को दोबारा बैठक हुई, 9 दिसंबर के बाद 11 दिसंबर 1946 को बैठक हुई। उस दिन अस्थाई अध्यक्ष किसको बनाया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थाई अध्यक्ष बना दिया गया। उसके बाद 13 दिसंबर को उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया, 13 दिसंबर को उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया, जो कि 13 दिसंबर 1946 को रखा गया, जो कि 22 जनवरी 1947 को पारित हुआ। उद्देश्य प्रस्ताव पूछा जाता आखिर रखा कौन? जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव रखा। संविधान सभा में सबसे महत्वपूर्ण यानी संविधान के पिता किसको कहा जाता है? भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। तो अंबेडकर जो थे ये पहले बॉम्बे चुनाव लड़े थे लेकिन हार गए थे, बाद में बंगाल के जयसुर कुलना से जीते थे। लेकिन जब 1947 में भारत और पाकिस्तान का क्या हुआ? विभाजन। 1947 भारत और पाकिस्तान का जब विभाजन हुआ तो जो बंगाल है पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना गया। पूर्वी पाकिस्तान होने के कारण वह पाकिस्तान में चला जाने लगा। जब वहाँ जाने लगा तो भीमराव अंबेडकर भी किधर चले गए? पूर्वी पाकिस्तान में। उसके बाद क्योंकि भीमराव अंबेडकर के जो ज्ञान है इनके बारे में जानकारी बी.एन. राव को थी, बी.एन. राव, बेनेगल नरसिंह राव। बी.एन. राव ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो कहाँ है? द हेग, नीदरलैंड, उसमें जज भी रह चुके हैं। और इसके साथ साथ बर्मा का जो संविधान हुआ उसमें वो मतलब उसमें भी महत्वपूर्ण योगदान उन्होंने, संविधान जो बनाया गया था, योगदान दिए थे। तो ऐसे में बी.एन. राव को पता था भीमराव अंबेडकर की भारतीय संविधान के बनाने में क्या उपयोगिता है, यानी एक महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, अगर ये भारतीय संविधान के बनाने में नहीं रहेंगे तो संविधान बनने में क्या होगा? समस्या उत्पन्न हो जाएगी, यानी बनने में समस्या उत्पन्न होगी। इसलिए बी.एन. राव ने कहा कि जो बी.एन. राव ने क्या किया, बम्बई के उस समय एक प्रधानमंत्री थे बी.जी. खेर, उनको फ़ोन लगाया
और उन्होंने कहा कि बम्बई वाली सीटियाँ खाली कर दीजिए। तो जो अंबेडकर वहाँ बंगाल से जयसुर कुलना से चुने गए हैं, उनका चुनाव कहाँ से कर दिया जाए, बम्बई से कर दिया जाए। ठीक। तो जो बीजी खेर थे, उन्होंने जो बम्बई के एक सदस्य थे एम.आर. जयकर, उनको कहा कि आप भाई त्यागपत्र दे दीजिए, और आप त्यागपत्र दे देंगे तो ऐसी स्थिति में ये सीटियाँ खाली हो जाएगी, यहीं से अंबेडकर जी आ जाएंगे। चुन लिए गए, अंबेडकर वहाँ से चुन लिए। उसके बाद प्रारूप समिति बनाया कौन? बी.एन. राव ने क्या किया? प्रारूप समिति का गठन किया। जब प्रारूप समिति बी.एन. राव ने बना लिया तो उसकी अध्यक्षता किसको दे दी? तो 29 अगस्त 1947 को भीमराव अंबेडकर को प्रारूप समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। मतलब संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर भीम, वो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लेकिन प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे। प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। इसमें 7 सदस्य थे। भीमराव अंबेडकर आप जानते हैं इसके अध्यक्ष ही थे, जबकि इसके अलावा गोपाला स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, मोहम्मद सादुल्ला, के.एम. मुंशी, टी.टी. कृष्णाचारी, माधव राव, ये सब क्या थे? सदस्य थे। अब हाँ, कन्हैया लाल मणिलाल मुंशी ये पहले से कांग्रेसी थे और सब बाद में कांग्रेस में शामिल हुए थे और सब। अब मोहम्मद सादुल्ला एकमात्र मुस्लिम लीग के थे, मुस्लिम लीग के सदस्य थे। तो टोटल कितने अधिवेशन हुए संविधान सभा में? ये बार बार पूछा जाए, टोटल कितने अधिवेशन हुए? 12 अधिवेशन हुए। उपनिषद पढ़ने लगे क्या? सोच कर बताओ। तो अंतिम बैठक संविधान सभा कब हुई? बार बार ये प्रश्न पूछा जाता है। 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक हुई। ध्यान देना, टोटल महिला सदस्य कितनी थी संविधान सभा में? 15। पहले दिन जब बैठक हुई कितने लोग आए थे? 9 लोग, 9 महिला आई थी। और टोटल कितनी थी? 15। एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी? एकमात्र जो मुस्लिम थी बेगम अय्याज रसूल उनका नाम था। तो आंशिक रूप से संविधान कब लागू हुआ या कब बनकर तैयार हुआ, चाहे इस टाइप से प्रश्न पूछे और चाहे कब लागू हुआ आंशिक रूप से, तो 26 नवंबर 1949 को आंशिक रूप से लागू हुआ। तो इस दिन 26 नवंबर को विधि दिवस मनाया जाता है। क्या? विधि दिवस। लेकिन 2018 से अब 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक हुई। जिस दिन अंतिम बैठक हुई थी उसमें सबसे पहले जो भारत के प्रधानमंत्री बने जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने हस्ताक्षर किया। और अंतिम में जो भारत के पहले राष्ट्रपति बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने हस्ताक्षर किया। तो लोग हस्ताक्षर किए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जब उनको कहा गया कि आप, वो भी भाषण दे रहे थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था कि मेरा सबसे महत्वपूर्ण कार्य था कि हमने प्रारूप समिति के रूप में अंबेडकर जी को अध्यक्ष बनाया। यानी प्रारूप समिति में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को हमने अध्यक्ष बनाया, ये सबसे महत्वपूर्ण कार्य था। इसके कारण ही संविधान अच्छे से बन पाया। ठीक, यानी उसको बनाने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। तो आधुनिक भारत का मनु किसको कहा जाता है, ये प्रश्न कई बार पूछा गया।
आधुनिक भारत का मानव किसको कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ही कहा जाता है। तो ध्यान देना, संविधान में पहला संशोधन कब हुआ? 1951 में। 1951 में पहला प्रथम संविधान संशोधन हुआ। तो ध्यान देना, यानी जो संसद की पहली बैठक हुई थी 13 मई 1952। संसद की पहली बैठक 13 मई 1952, यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों की बैठक। और संविधान में संशोधन करने का अधिकार संसद को ही है। तो ऐसी स्थिति में कई बार तो यही प्रश्न बनता है कि बाकी भाई संसद तो बनी 1952 में और संविधान में संशोधन हो गया 1951 में, तो संशोधन किया कौन? ये क्वेश्चन बनता है ना, संशोधन कौन किया? तो जो संविधान सभा थी, संविधान सभा जो थी वो संसद के रूप में भी काम कर रही थी और संविधान के निर्माण के रूप में भी काम करती थी। जब संविधान बनाने के लिए उन लोगों की बैठक होती थी तो उसकी अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद करते थे। जब संसद के रूप में बैठक होती थी तो उसकी अध्यक्षता गणेश वासुदेव मौलंकर करते थे, जीबी मौलंकर करते थे। तो भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा देश है? तो ब्रिटेन। सबसे ज़्यादा कहाँ से स्रोत लिया गया है? यानी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो संविधान में स्रोत है वो ब्रिटेन है या इंग्लैंड है, या फिर भारत शासन अधिनियम 1935 है सबसे बड़ा स्रोत। कई बार इसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसमें भारत शासन अधिनियम 1935 अगर दिया है तो पहले यही लगाना है। अगर भारत शासन अधिनियम 1935 नहीं दिया है तो देश आपको इंग्लैंड लगाना है। भारतीय संविधान में संशोधन कहाँ से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार कहाँ लिया गया? भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया? रूस से। तो ध्यान देना, जब कर्तव्य लिया गया उस समय रूस का नाम पूर्व सोवियत संघ था, लेकिन अब क्या हो गया है? रूस। तो पहले इसलिए अगर पहले ऑप्शन में पूर्व सोवियत संघ है तो उसको लगाना है, नहीं तो रूस ही लगाना है, नहीं तो रूस लगाना है। तो भारतीय संविधान में समवर्ती सूची कहाँ से ली गई? तो समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से ली गई। संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से लिए गए। इसको आयरलैंड से ले लिया गया, आयरलैंड से ले लिया गया। अब जो संविधान जब लागू हुआ 26 जनवरी 1950, तो उस समय कितनी अनुसूची थी? 8। उस समय 8 अनुसूची थी, टोटल 8 अनुसूची। अभी कितनी अनुसूची? 12। अनुसूची 1 में क्या है? संघ राज्य क्षेत्र। तो कितने अभी, यानी संघ राज्य क्षेत्र अनुसूची 1 में इसका उल्लेख किया गया है। तो अभी कितने राज्य हैं? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। सभी राज्यों की राजधानी तो पता ही है ना। अनुसूची 2 इसमें क्या है? वेतन एवं भत्ते का उल्लेख किया गया। अनुसूची 3 में शपथ का उल्लेख किया गया। तो इसमें प्रश्न पूछा जाता है, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा? तो राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री को राज्यपाल,
राज्यपाल। और राज्यपाल को राष्ट्रपति। हाई कोर्ट का हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश। हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश वो शपथ। अनुसूची 4 में क्या है? अनुसूची 4 में राज्यसभा में सीटों का आवंटन। तो संविधान में यानी अनुसूची 4 में राज्यसभा में सीटों का आवंटन टोटल 245 सीट है। 245 सीट हैं। और सबसे ज़्यादा किस राज्य में राज्यसभा की सीटें हैं? उत्तर प्रदेश। सबसे ज़्यादा राज्यसभा 31 सीट उत्तर प्रदेश की है। टोटल 31 सीट उत्तर प्रदेश में। अनुसूची 5 में SC/ST का आरक्षण प्रशासन। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति क्षेत्र का प्रशासन है। क्षेत्र का प्रशासन है। अनुसूची 6 में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के प्रशासन का उल्लेख किया गया है। यानी जो बांग्लादेश से सटे 5 राज्य हैं, पश्चिम बंगाल को छोड़कर जो अन्य 4 राज्य हैं उनके प्रशासन का उल्लेख अनुसूची 6 में है। अनुसूची 7 में अनुसूची 7 में केंद्र सरकार के पास कौन सा पावर है? राज्य सरकार के पास कौन पावर है? कौन सा ऐसा पावर है जो दोनों प्रयोग कर सकते हैं? यानी शक्तियों का विभाजन है। संघ सूची में केंद्र सरकार कानून बना सकती है, 100 विषय हैं। राज्य सूची में 61 विषय हैं जो राज्य सरकार केवल कानून बनाएगी। समवर्ती सूची में 52 विषय हैं जिसमें दोनों मिलकर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर नहीं, जिसका मन कहे वही बना सकता है। मिलकर थोड़ी, जो चाहे राज्य सरकार बना ले चाहे केंद्र सरकार। लेकिन अगर केंद्र सरकार राज्य सरकार वही कोई कानून बनाया है, समवर्ती विषय पर कानून बनाया है और केंद्र सरकार वही कानून उसी विषय पर बना ले तो राज्य वाला कानून अपने आप खत्म। फिर पूरे देशों में लागू हो जाए तो राज्य वाला कहाँ मान्य हुए ना। अनुसूची 8 में भाषा का उल्लेख। भाषा टोटल कितनी भाषा है? अभी वर्तमान में 22 भाषा है। जब संविधान 1950 में लागू हुआ तब 14 भाषाएं थी, अभी 22 हो गई। अनुसूची 9 में क्या है? भूमि अधिग्रहण एवं सुधार से संबंधित है। क्योंकि पहले 8 थी तो पहला संविधान संशोधन जब 1951 में हुआ तो 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। 9वीं अनुसूची जोड़ दी गई। अनुसूची 10 में क्या है? दल बदल। अनुसूची 10 में दल बदल है। अगर मतलब किसी पार्टी का टिकट लेकर हम चुनाव जीत जाते हैं, उसके बाद दूसरी पार्टी में चले जाते तो हमारी सदस्यता खत्म। मान लें हम विधायक बना ही, एक पार्टी से हम जीते, दूसरी पार्टी में चला गए, हमारी विधायकी खत्म। या मान लें हम सांसद बना ही, एक पार्टी से जीता है, दूसरी पार्टी में गए, हमारी सांसदी खत्म। ये कानूनवा दल बदल कहा जाता है। आज बना है अनुसूची 10 में। अनुसूची 10 में 52वां संविधान संशोधन 1985 में। 52वां संविधान संशोधन 1985 में ये अनुसूची जोड़ी गई, दल बदल। अनुसूची 11 में क्या है? पंचायत। हाँ, ग्राम पंचायत। अनुसूची 11 में ग्राम पंचायत है। ये 73वां संविधान संशोधन 1992 में इसको जोड़ा गया। अनुसूची 12 में नगर पालिका है। नगर पालिका का उल्लेख किया गया है। और ये 74वां संविधान संशोधन 1992 में इसको ये अनुसूची जोड़ी गई।
दूसरी बात आपको ध्यान देना है कि 24 अप्रैल को पंचायत दिवस के रूप में मनाया जाता है, 24 अप्रैल को। और जो 11वीं अनुसूची उसमें 29 विषय हैं, ये भी कई बार पूछा गया है। और जो 12वीं अनुसूची है उसमें 18 केवल 18 विषय, यानी नगर पालिका में विषयों की संख्या कम है, यानी लोगों के लिए कम काम करना पड़ता है नगरों में, और गांव में ज़्यादा काम करना पड़ता है। जब संविधान लागू हुआ 1950 में कितने अनुच्छेद थे? 16 395 अनुच्छेद थे। 395 अनुच्छेद थे जब संविधान लागू हुआ। अभी जो है वो धीरे धीरे से बढ़ता है, ऐसा नहीं कि 396 हो गया, है 395। एक बीचवा में जैसे 243A, 243B, C, D, E, F, G, H, इस टाइप से, यानी बीच में ही कई ऐसे जोड़ दिए कि अब लगभग 470 के आसपास अनुच्छेद हो गए हैं, इतना हो गए। उस समय भाग कितने थे? 1950 में संविधान में टोटल भाग कितने थे? 22 थे। वर्तमान में कितने हो गए? 25। तो भाग मतलब पहले 22 थे तो एक हटा दिया गया, भाग 7 हटा दिया गया, जबकि 4 और जोड़ देंगे। कौन कौन जोड़ागा? 9 का, 9 खा, 4 का और 14 का, यानी 4 का, 9 का, 9 खा और 14 का, इतने भाग, यानी 4 और जोड़ दिए गए, 22 4 26 हुए। भाग 7 हटा दिया गया तो फिर से 25 हो गए। तो अगर ये पूछा जाए वर्तमान में संविधान में कितने भाग हैं? 25। कितने? 25 भाग होंगे। टोटल भाग की संख्या क्या है? 25 है। भारतीय संविधान में कई बार तो यही पूछा जाए, क्या हम पढ़ लें कि पूरे संविधान का निचोड़ हमको पता चल जाएगा? प्रस्तावना, प्रियम्बल उसको कहते हैं। भारतीय संविधान का अगर प्रस्तावना हम पढ़ लें तो संविधान का पूरा निचोड़ पता चल जाए क्या है, भारत के संविधान में क्या दिया गया। प्रस्तावना, प्रस्तावना मतलब वो है जो 13 दिसंबर 1946 को रखी गई और 22 जनवरी 1947 को पास हो गई, उसको प्रस्तावना कहा गया, उसको प्रस्तावना कहा गया। तो कई बार यह पूछा जाता है प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ अभी तक? कब हुआ? तो प्रस्तावना में 1 बार संशोधन हुआ, 42वां संविधान संशोधन 1976, और इसके पहले संशोधन नहीं हुआ था। अच्छा, संविधान का अभिभावक कौन है, यानी संविधान का रक्षक? सुप्रीम कोर्ट। संविधान का रक्षक सुप्रीम कोर्ट। मतलब संविधान को बिगाड़ा चाहता है सरकार, कौनों का बिगाड़ा चाहे तो के रोके? सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि वही अभिभावक है, उस रक्षक है सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट ही 1960 में कहा था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, जबकि 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य एक मामला आया, उसमें बताया गया क्या है? प्रस्तावना संविधान का भाग है, ये बता दिया गया। 1 बार संशोधन हुआ है प्रस्तावना में, अभी तक 1 बार ही संशोधन किया गया। प्रस्तावना में 1 बार अभी तक संशोधन हुआ है। संविधान के भाग 1, भाग 1 में क्या है? भारत मतलब संघ राज्य क्षेत्र। भाग 1 में है भारत में कितने राज्य हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, कैसे राज्य बनेगा, कैसे नाम में परिवर्तन होगा, कैसे सीमा में परिवर्तन होगा, ये सब पूरा उल्लेख किसमें? भाग 1 में।
ये सब भाग 1 में कहा गया। तो ये सब भाग 1 में कहा गया। अब इसे अनुच्छेद 1 कहा जाए तब उसमें लिखा है भारत राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 1 भारत राज्यों का संघ है, और भारत राज्यों का संघ है, उसमें जो टोटल 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश, सबका उल्लेख उसी में किया गया है। अब कई बार तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि जैसे नया राज्य बनना है, मान लो भारत के बगली बांग्लादेश है, ओके कौनो क्षेत्र मिलाई दिन जाए भारत में, भारत के बगल में नेपाल है, नेपाल के कौनो क्षेत्र भारत में मिला लीन जाए, या फिर भूटान है, या म्यांमार है, या चीन है, उसका कोई क्षेत्र भारत में मिला के राज्य बनाया जाए, तो इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 2 में इसका उल्लेख किया गया। अब मान लो भारत में ही मान लो उत्तर प्रदेश है, इसका नाम बदल के कुछ और कर दिया जाए, या उत्तर प्रदेश एक है, इसमें 3-4 राज्य बना दिया जाए, इसका उल्लेख किस में किया गया? 3। यानी नए राज्य बाहर से प्रवेश करना तो 2 में, अब भारत के अंदर जो राज्य वहाँ ओमा काट पीट के नाम साम चेंज करे के बाद भाग 3 में का उल्लेख किन बा। और अनुच्छेद 4 में कह दिन गया है साथ साथ अनुच्छेद 4 में कि अगर नया राज्य बनवाई बा बाहर से, या भारत के अंदरवा जौन राज्य है ओकर नाम चेंज करे के बा, ओके सीमा बदले के बा, तो एक का हम 368 के तहत हम संशोधन नहीं मानेंगे। मतलब ऐसा होए तो ऐसा कहीं नहीं लिखा रहेगा कि दूसरा संविधान संशोधन, या 10वां संविधान संशोधन, या 50वां संविधान संशोधन, या 102वां संविधान संशोधन, ऐसा कोई संशोधन यानी गिनती नहीं की जाएगी। क्यों लिखा बा? भाग 1 में अनुच्छेद 4 है, भाग 1 में इस सब उल्लेख किया गया है। भाग 2 में क्या है? भाग 2 में नागरिकता है। तो भारत की नागरिकता कैसी है? एकल नागरिकता। भारत की नागरिकता एकल नागरिकता है। और जो एकल नागरिकता है कहाँ से ली गई है? एकल नागरिकता का मतलब ये भाग, अगर भारत का आदमी के वह है, वो आदमी कौनो दूसरे देश का नागरिकता ना ही ले सकत। अगर दूसरे देश की नागरिकता ले तो हियाँ की नागरिकता खत्म हो गई। ऐसा नहीं है कि हियों की नागरिकता ले रहा, अमेरिका को ले रहा, या फिर रूसों को ले रहा, या फिर ब्रिटेन के भी आप नागरिक रहें और भारत का भी रहें, तो ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि एकल नागरिकता ब्रिटेन से ले ली गई। ये भाग 2 में नागरिकता में बार बार क्या होता है? संशोधन होता रहता है। अभी हाल ही में आपने देखा होगा, कुछ दिन पहले CAA आया, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, तो यानी इसमें संशोधन होता रहता है। तो जो भाग 1 है वो अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक है, जबकि नागरिकता 5 से लेकर 11 तक है। 5 से लेकर 11 तक उसका उल्लेख किया गया है। जबकि अनुच्छेद 11 में साफ साफ लिखा है कि नागरिकता में कानून कौन बना सकता है? नागरिकता से संबंधित कानून संसद बना सकती है। नागरिकता संबंधी कानून कौन बना सकता है? संसद नया कानून बना सकती है। जैसे अभी कानून है, इसमें बदलाव किया जा सकता है, इसमें बदलाव किया जा सकता है। अब इसी में यानी बदलाव होता रहता है नागरिकता में। भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार है। मौलिक कर्तव्य अलग है कि मौलिक अधिकार? मौलिक अधिकार
चाहे मूल अधिकार कहो चाहे मौलिक अधिकार कहो। एक होता है मानवाधिकार और एक होता है मौलिक अधिकार। जो मानवाधिकार है ये कौने किसी देश से कोई मतलब नहीं, ये देश की सीमा में बंधा नहीं होता है, चाहे किसी को भी मिल सकता है। एक मानवाधिकार है। जैसे मान लो हम कोई व्यक्ति जन्म लिया भारत में, तो उसको मौलिक अधिकार के रूप में वो कहीं बोल सकता है, कहीं पर घर बना सकता है, कहीं पर रह सकता है, कोई रोजगार शुरू कर सकता है। लेकिन पाकिस्तान में जाके घर बना सकता है? नहीं बना सकता, क्योंकि घर बनाना रहना का मौलिक अधिकार है। लेकिन जैसे भारत में जन्म लिया तो खाना खा सकता है, पानी पी सकता है, ठीक, जीवित रह सकता है। तो ये मानवाधिकार, पाकिस्तान में भी जाके खाना खा सकता है, सांस ले सकता है, ये सब का मानवाधिकार है। यानी मौलिक अधिकार कानून किसी भी देश की सीमा में बंधे होते, मानवाधिकार नहीं बंधे होते। तो मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया? अमेरिका से लिया गया। मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है। भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकार है। तो भाग 3 को संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संविधान का मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा का मतलब होता है महाधिकार। तो राज्य की परिभाषा किस में दी गई है? अनुच्छेद 12 में। अनुच्छेद 12 में मतलब राज्य उसको कहते हैं जो चाहे प्रत्यक्ष रूप से हो चाहे अप्रत्यक्ष रूप से हो, सरकार से जुड़ी हो, उसको क्या कहेंगे? राज्य कहेंगे। ठीक। तो मौलिक अधिकार का मतलब है नागरिकों को कौन देगा? राज्य देगा। अब राज्य का मतलब यूपी और एमपी और ऐसा नहीं, कुछ भी जो यहाँ आप लाइब्रेरी में पढ़ने आते हैं, लाइब्रेरी भी एक राज्य है। तो यहाँ पर जो मौलिक अधिकार का अगर किसी का उल्लंघन होता है तो कौन जिम्मेदार होगा? राज्य होगा। क्या होगा? राज्य होगा। तो अनुच्छेद 13 में क्या है? अनुच्छेद 13 में विधि की परिभाषा है। क्या है? विधि की परिभाषा। अब विधि की परिभाषा किसको कहते हैं? संविधान की निगाह में जो कानून सही है वह कावा उसी को माना जाए। नहीं पता जो सजा वजा दीन जाए, सब कानून अंग्रेजों के जमाना के बना है, अंग्रेजों के समय बना। वो में अगर वो भारत के संविधान से मेल ना खाए तो का माना ना जाए। चाहे पहले वाला कानून हो, चाहे 1950 से पहले बना हो, और चाहे 1950 के बाद बना हो। ठीक। अगर हमारे संविधान से मेल ना खाए तो उसका हम क्या करेंगे? हटा देंगे, ऐसा कहना है। और ये सब संविधान के रक्षक क्या थे? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट देखे संविधान से मेल नहीं खा रहा है तो इसको क्या करेंगे? हटा दिया, खत्म करा। मान लो सरकार नया कानून बनाए, सुप्रीम कोर्ट देखे तो संविधान से मेल नहीं खाता है, तुरंत वो क्या करे? रद्द, खत्म। चाहे पहले को हो चाहे बाद में हो, संविधान से मेल न खाए तो क्या कहेंगे? समाप्त करे। समाप्त करे के, क्योंकि संविधान का अभिभावक कौन है? सुप्रीम कोर्ट। इसलिए उसका खत्म करे सुप्रीम कोर्ट। जैसे अंग्रेजों के ज़माना में एक कानून बनाया गया था कि समलैंगिक विवाह नहीं हो सकता, यानी लड़का लड़का से विवाह नहीं कर सकता या लड़की लड़की से विवाह नहीं कर सकती। लेकिन भारतीय संविधान में सब स्वतंत्र है। संविधान में कहा गया है राइट टू चूज लाइफ पार्टनर, यानी आपको जीवन साथी चुनने का अधिकार है।
ये संविधान में कहा गया है, और अंग्रेजों का जो कानून था उसमें कहा गया कि भाई नहीं हो सकता। तो संविधान के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने अंग्रेजों के समय का वो कानूनवा क्या किया गया, खत्म। अब भारत में भी समलैंगिक विवाह को मान्यता मिल गई। मान्यता का मतलब है कि अब उनको सजा नहीं होगी, अब उनको सजा नहीं होगी। पहले सजा होती थी, अपराध था, अब सजा नहीं होगी। अब मौलिक अधिकार कितने प्रकार के? 6 प्रकार है। पहला है समता एवं समानता का अधिकार। किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है? 14 से 18 तक है समता एवं समानता का अधिकार, ठीक। जबकि 14 में कहा है विधि के समक्ष कानून की निगाहों में एकदम बराबर सब रहे, चाहे वो राजा रहे, चाहे गरीब रहे, चाहे भिखारी रहे, ठीक। कानून की निगाह में सब क्या हुए, एक बराबर। 14 में कहा गया, 14 में कहा गया है कानून सबके ऊपर बराबर बराबर लागू हुए, ठीक, सबके ऊपर बराबर बराबर लागू हुए। तो यानी विधि के समक्ष समानता किसमें? 14 में। 15 में क्या है? धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान, मूल वंश, इसके आधार पर समानता। चाहे जौने जात के हो, चाहे जौने धर्म मानो, चाहे जिस लिंग के हो, चाहे जहाँ जन्म लिए हो भारत में, चाहे जौने वंश के हो, सब लोग क्या हैं, एकदम बराबर, एकदम समान है, एकदम बराबर है। लेकिन इसी में 15 वाले में 15(3) में कह दिया है कि महिलाओं और बच्चों के लिए राज्य चाहे तो कुछ व्यवस्था कर सकता है, कुछ विशेष व्यवस्था कर सकता है। जैसे मान लो क्लास में पढ़े जाते हैं तो लड़कियों को बताते हैं आगे बैठिए। अब कोर्ट नहीं जा सकता कि हमका बराबर का अधिकार है, क्योंकि महिलाओं और बच्चों के लिए राज्य चाहे तो विशेष प्रावधान कर सकता है ना, ये कहा। अब 15(4) बाद में जोड़ा गया, में कहा गया जो अनुसूचित जात के व्यक्ति हैं यानी SC हैं, ST हैं और OBC हैं, इनका शिक्षण संस्थानों में आरक्षण रहे। शिक्षण संस्थानों ऐसा ना रहे जिसके पास पैसा उन्हें नाम लिखा लें, स्कूल भर जाए, और गरीब SC ST OBC इनसे भी थोड़ा गरीब रहा तो इनके पास पैसे न रहे, एडमिशन न करा पाओ। तो अब कई दिन के बाद जितना सीट रहे इतनी सीट इनके लिए, इतनी सीट इनके लिए, इतनी सीट इनके लिए, निश्चित बाबा सबके एडमिशन करेंगे आहे कॉलेज के निर्देश है, ठीक, आरक्षण। जबकि 15(5) में कहा गया है जो उच्च शिक्षण संस्थान, ठीक, उच्च शिक्षण संस्थान का मतलब होता है अब जैसे बड़ी बड़ी डिग्री ले चाहता, MBBS कराता, BTech कराता, MBA कर रहे हो, उहुम आरक्षण रहे, क्या रहेगा, उसमें भी आरक्षण की व्यवस्था की गई है, उसमें भी आरक्षण की व्यवस्था की गई। तो 15 तक हम लोग संविधान में आज चर्चा की। आगे कल हम लोग महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे और जो परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं उस पर विशेष जोर दिया जाएगा।